हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। हम लोग बिहार का भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें इस कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे अगला अध्याय है बिहार की नदियां। इससे पहले भी हमने आपको परिचय कराया था जब हमने गंगा का मैदान पढ़ा रहा था, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, तो उसमें भी हमने बिहार की नदियों से आपको परिचय कराया था। तो यहाँ हम लोग उन नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है और वह गंगा में जाकर के कहाँ मिलती है और उनकी विशेषताएं क्या है। इन सारी बातों के बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो बिहार की नदियों की बात किया जाए तो इसमें जो है दो भागों में बांट करके रखा गया है। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां, यानी कि उत्तर की साइड से जो आकर के गंगा में मिलती है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां जो दक्षिण के पठार से निकल करके और जाकर के गंगा में मिलती है। तो आइए हम लोग जानते हैं। आपको पिछले अध्याय में भी हमने बताया था कि जो गंगा है वह उत्तराखंड और यूपी से होकर के पश्चिम की ओर से बिहार में प्रवेश करती है और जाकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। इसको हम लोग मानचित्र पर पढ़ेंगे ताकि उसका एकदम फिगर जो है आपका, उसका चित्र जो है, मानचित्र जो है आपके मन और मस्तिष्क में बैठ जाए। तो सबसे पहले जो है आता है यूपी साइड से ही एक नदी है जिसको घाघरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घाघरा। घाघरा नदी बोला जाता है और इसी को यूपी में बोलते हैं सरयू नदी। क्या बोलते हैं? सरयू नदी। वहीं दूसरा जो नदी है उत्तर की ओर से आती है, वह जो आपका है वह है आपका कौन सा नदी? यह जो है गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। और वहीं तीसरी नदी जो पश्चिमी चंपारण से होते हुए आती है वह है आपका बूढ़ी गंडक नदी। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक नदी, है ना। और यहाँ पे आपको पता है कि कोसी नदी जो है आकर के गंगा में मिलती है और इसी में जो है एक कमला नदी इसका सहायक नदी है और एक जो है बागमती नदी जो है वो भी इसकी सहायक नदी है ना। ये जो आपका है बागमती, ये जो है कमला नदी और यह जो है आपका कोसी। क्या है? कोसी। और इधर से एक आता है नदी, है ना, और यह जो है महानंदा है। क्या है? महानंदा। तो ये जो है मुख्य रूप से हमें पढ़ना है उत्तर के हिमालय से निकल करके आने वाली नदियां, है ना। हिमालय से निकल करके आने वाली नदियों के बारे में हमने आपको जो है यहाँ बाय नेम और कहाँ कौन सी नदियां हैं एकदम क्रम से आपको जो है सजा दिए हैं। आपको भी दिमाग में उसी प्रकार से बैठा लेना है जिस प्रकार से मेरे दिमाग में बैठ गया है ना। वहीं दक्षिण के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक जो है कर्मनाशा नदी है। कौन सा नदी है? कर्मनाशा नदी है। कौन सा नदी? कर्मनाशा नदी है ना। कर्मनाशा, कर्म को नाश करने वाला, इसको अपवित्र नदी भी कहा जाता है ना। एक जो नदी है वह आपका है कौन सा नदी? तो वह है आपका सोन नदी। और एक नदी है आपका पुनपुन नदी। कौन सा? सोन नदी, पुनपुन नदी, है ना। वहीं गया से होकर के गुजरने वाला फल्गु नदी है। कौन सा नदी है? फल्गु। कौन सा नदी है? फल्गु नदी है। वहीं एक जो है आपका कौन सा नदी है? ये आपका है कीउल नदी है। कौन सा नदी है? कीउल नदी। और इसके बाद एक है आपका अजय नदी है। कौन सा नदी है? अजय नदी। तो ये जो है आपका दक्षिण के पठार से निकल करके और गंगा में जाकर के मिलने वाली ये नदियां हैं, है ना। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि गंगा का जो मुख्य बिहार के अंतर्गत गंगा का मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो उत्तर से आने वाली घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है और दक्षिण की तरफ से जाने वाली कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, किउल और अजय नदी है ना। ये नदियां को क्रम से इसी प्रकार जो है आपको याद कर लेना है। अब जो है विशेष हम लोग चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ जाकर के गंगा में वह क्या होता है, मिल जाती है ना। सभी नदियों के बारे में आपको विशेष जानकारी नहीं प्राप्त करना है। हम उन्हीं नदियों के बारे में आपको सारे डिटेल्स विवरण देंगे जो आप प्रश्न में पूछे जाते रहे हैं और जो एग्जाम में आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो मुख्य जो नदी है वह गंगा है और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड के गंगोत्री है। कहाँ? उत्तराखंड के गंगोत्री से जो है वह गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है और वह जाकर के कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस प्रकार गंगा नदी जो है बिहार में
कुल इसकी जो लंबाई है वह है 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर। वहीं गंगा की कुल लंबाई हमें यदि जानकारी लेना हो तो गंगा की कुल लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है, जहां से वह निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक, है ना। वो दूसरा जो है आपका उत्तर से आकर के घाघरा नदी जो यूपी से आकर के जो है बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच में, यह घाघरा नदी जो है वह कहां से निकलती है? तो वह यह जो है घाघरा नदी माप चाचुगो हिमनद, कहां? माप चाचुगो हिमनद जो है यह नामपा श्रेणी जो है, यह नामपा श्रेणी तिब्बत का नामपा श्रेणी है, तिब्बत से निकल करके घाघरा नदी आती है और यह जो है बिहार में गंगा नदी में कहां आकर के मिल जाती है? छपरा। कहां? छपरा। कहां? छपरा आकर के वह मिल जाती है ना। उसी प्रकार गंडक, गंडक नदी जो है वह उसका उद्गम स्थल कहां है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी। कहां? अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से निकलती है गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है, गंडक नदी को गंडकी कहा जाता है, गंडक नदी को शालिग्राम कहा जाता है। इसलिए गंडक नदी से शालिग्राम स्टोन प्राप्त होते हैं, पत्थर प्राप्त होते हैं, नहीं शालिग्राम पत्थर जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है वह अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से है और यह पटना के पास आकर के और गंगा में जो है पहलेजा घाट है वहीं पे आकर के और यह जो है गंगा में मिल जाती है। और एक इस गंडक नदी पर एक वाल्मीकि नगर बांध भी बनाया गया है, जहां से जो है नहरें निकाली गई हैं। उस नहरों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। गंडक नदी पर जो वाल्मीकि नगर बांध बनाया गया है उनसे जो नहरें निकाली गई है उसमें आपका त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, सारण नहर है, तेउर नहर है ना। इन नहरों के बारे में पूछ दिया जाता है कि त्रिवेणी नहर किस जो है किस नदी पर बांध बना करके जो है निकाला गया है। तिरहुत नहर कहां से निकाले गए हैं? तो टी वाला जो है वो गंडक में है ना। सारण नहर है वो भी गंडक में है कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष प्रलयंकारी बाढ़ लेकर के आता है और 4 महीना तक उत्तरी बिहार को शोक में डुबाए रहता है ना। वहां पे कोई फसलें नहीं होती है, सबको जो है विस्थापित होना पड़ता है, दूसरे जगह रहने के लिए जाना पड़ता है। तो इस कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वह कहाँ है? तो इस कोसी नदी का उद्गम स्थल है सप्तकौशिकी। सप्तकौशिकी नेपाल से ही इसका उद्गम स्थल है। सप्तकौशिकी नेपाल, कोसी सप्तकौशिकी, इसको याद करना बहुत ज्यादा जो है समस्या नहीं है, क्योंकि उसका सप्तकौशिकी में नाम ही कोसी छुपा हुआ है। और यह जो है कहां आकर के मिलती है? तो गंगा में आकर के पुरसेला में वह आकर के मिल जाती है। कहां? पुरसेला में। वहीं एक बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में हमने आपको बताया है नहीं? तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और वह जो है कहां आकर के मिल जाती है? तो खगड़िया के पास आकर के और मिल जाती है गंगा नदी में। कहां? खगड़िया के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है और बूढ़ी गंडक को सबसे तीव्र प्रवाह वाला नदी के रूप में जाना जाता है ना। वहीं जो है महानंदा, जो सबसे पूर्व में बिहार के सबसे पूर्व का नदी है, गंगा नदी का सहायक नदी महानंदा, है ना। यह भी हिमालय से निकलती है और यह दार्जिलिंग से 25 किलोमीटर और आगे से जो है हिमालय से निकलती है और यह जो है गंगा में कहां आकर के मिलती है? तो कटिहार के पास आकर के मिल जाती है। और यहीं पे जो है आपका महानंदा का एक सहायक नदी है, उसका नाम है मेची, मेची नदी है। तो वहां पे जो है एक परियोजना बनाया गया है, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। कोसी को मेची से जोड़ने का जो है परियोजना बनाया गया, इसको भी ध्यान में रखना है ना। अब जो है हम लोग इन प्रमुख नदियों के बारे में पढ़े जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, आकर के गंगा में मिलती हैं। अब हम लोग जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र से जो आकर के गंगा में मिलने वाली जो नदी है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो कर्मनाशा है ना, जिसको अपवित्र नदी कहा गया है। कर्मनाशा को क्या कहा जाता है? जहां गंगा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, वहीं कर्मनाशा को अपवित्र नदी कहा जाता है। और उस कर्मनाशा, ऐसा मान्यता है कि कर्मनाशा के जल से, पानी में से नहाने से क्या होता है? तो कर्म का नाश हो जाता है। वही कर्मनाशा अपवित्र नदी जब गंगा में जाकर के मिल जाती है तो उसके बाद वह पानी जो है वह पवित्र हो जाता है ना। तो वह उस कर्मनाशा का उद्गम स्थल कहां है? तो विंध्याचल पहाड़ी है। कहां है? विंध्याचल पहाड़ी है। और वह कहां मिलती है? तो चौसा, गंगा में जाकर के मिल जाती है चौसा।
चौसा एक जगह है, चौसा का युद्ध आप इतिहास में पढ़े होंगे, शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह के बीच में मध्य जो है युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुए थे, है ना। तो वहीं चौसा जाकर के जो है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा चौसा, है ना, जाकर के मिल जाती है। वहीं सोन नदी जो औरंगाबाद और रोहतास जिला का बॉर्डर भी बनाती है, तो यह सोन नदी है, यह अमरकंटक एमपी से निकल करके आती है। कहाँ? अमरकंटक एमपी से निकल करके आती है, और वह कहाँ जाकर के मिलती है आपका गंगा में? तो वह दानापुर मनेर के बीच में, कहाँ? दानापुर और मनेर के बीच में गंगा में जाकर के मिल जाती है। कहाँ? दानापुर और मनेर के बीच में जाकर के मिल जाती है ना। और यहीं पे इतिहास आप पढ़े होंगे, तो शायद दानापुर और मनेर के बीच में जो है वह मौर्य साम्राज्य, है ना, मौर्य वंश का जो है यहीं पे किला हुआ करता था। उसके बाद हम लोग पुनपुन नदी के बारे में पढ़ेंगे। पुनपुन नदी जो है वह औरंगाबाद जिला के पास में ही झारखंड का एक जिला है पलामू, है ना। तो पलामू जिला से निकलता है, छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलता है, और वह जो है कहाँ जाकर के मिल जाता है? तो वह मिलता है आपका फतुहा में। कहाँ? फतुहा में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुनपुन नदी जो है वह गंगा में आकर के कहाँ मिलती है? फतुहा में। या फिर पूछा जाएगा कि कौन सा नदी जो है वो गंगा में आकर के फतुहा में मिलता है? तो वह जो है पुनपुन नदी है ना। वहीं फल्गु नदी की यदि बात किया जाए, तो फल्गु नदी भी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है, और यह हजारीबाग से निकलती है। कहाँ से? हजारीबाग से निकलती है, और यह गंगा में जाने से पहले ही जो टाल क्षेत्र है, जिसके बारे में हमने पिछले के अध्याय में बताया था कि पटना से लेकर के मोकामा तक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जो टाल क्षेत्र, जो जलमग्न क्षेत्र, जो दलदली क्षेत्र है, उसमें जाकर के वो विलीन हो जाती है। इस प्रकार जो है हम लोगों ने जाना। और फल्गु नदी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसका जुड़ाव जो है, इसका लगाव जो है वह बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध से भी रहा है, कि फल्गु नदी के ही निरंजना नदी के तट पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह बोध गया में ही जब मोहना एक नदी आता है, और वहां पे जब संगम जो है, उसके बाद से जब मोहना नदी आकर के निरंजना नदी, मोहना नदी जब मिल जाती है, तो उसके बाद से जो है यह नदी फल्गु नदी कहलाती है, और आगे जाकर के यह ताल क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाती है। तो यह थी आपका गंगा की बिहार की नदियां। यह क्या थी? बिहार की नदियां, मुख्य नदियां, जिनके बारे में हमने आपको समझाया, बताया, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से बेहद ही सरलता से जो है आपके दिमाग में बिहार की नदियां फिट हो गई होंगी, है ना। यह चार्ट आप थोड़ा देख लीजिएगा एक दो बार, है ना, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद हो जाएंगे, रटना नहीं है। आपको गंडक पर हमने 4 नहर बताया, त्रिवेणी, तिरहुत, सारण और तेउर, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोसी पर एक नहर है राजपुर। ऐसे कोसी पर जो है, कोसी परियोजना जो बनाया गया है, उससे 3 नहरें निकाली गई हैं। एक है आपका पश्चिमी कोसी नहर, एक है पूर्वी कोसी नहर, और एक है आपका राजपुर नहर। तो आपका पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, उसमें कोसी है, तो उससे प्रश्न पूछेगा नहीं, आपको राजपुर से पूछेगा कि राजपुर नहर किस नदी से निकाला गया है? तो कोसी नदी से। उसी प्रकार सोन परियोजना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि डेहरी ऑन सोन के पास सोन परियोजना जो है वह ब्रिटिश का ही, भारत आजाद होने से पहले ही बनाया गया था। बिहार का सबसे पहला और पुराना जो है बहुउद्देशीय परियोजना है आपका सोन पर बनाया गया है। उससे भी जो है आपका पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर निकाला गया है, तो उससे भी प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उसका जवाब आपके पास नहीं भी आपको जानेंगे वो भी आप दे देगा, है ना। कमला नदी पर भी आपका एक नहर है, तो उसको कमला नहर से ही जाना जाता है। और कमला नहर के बारे में एक और चीज आप याद रख लीजिए कि कमला नहर को जो है मिथिला का पवित्र कमला नदी से एक नहर निकाला गया है, कमला नहर नाम है, तो कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और कमला नदी को मिथिला का पवित्र नदी कहा जाता है। कमला नदी को क्या कहा जाता है? मिथिला का पवित्र नदी कहा जाता है। इस प्रकार से जो है पूरा बिहार के नदियों के बारे में हमने जाना, समझा। और अब हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ बिहार के भूगोल के अगले अध्याय के साथ। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार के झील के बारे में, बिहार के जलप्रपात के बारे में, कुछ जो है 2-4 झील और 2-4 जलप्रपातों के बारे में भी हमें पढ़ लेना है, उसे हमें जेहन में रखना है, वो उससे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।